नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम, जिसमें आपको मिलेंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। बाजार नियामक सेबी ने अनुपालन शर्तों में ढील देने के लिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जैसी पैसिव म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए एक आसान नियामकीय ढांचे का प्रस्ताव रखा है। पैसिव म्यूचुअल फंड स्कीम के कम जोखिम को ध्यान में रखते हुए सेबी ने MF लाइट का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य अनुपालन जरूरतों को कम करना, इनोवेशन को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना और केवल पैसिव स्कीम लाने में दिलचस्पी रखने वाले म्यूचुअल फंड के प्रवेश को सुगम बनाना है। म्यूचुअल फंड्स के लिए मौजूदा नियामकीय ढांचा सभी म्यूचुअल फंड स्कीमों के लिए समान रूप से लागू होता है। मौजूदा नियामकीय ढांचे के विभिन्न प्रावधान पैसिव स्कीम के लिए लागू नहीं हो सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए सेबी ने पैसिव म्यूचुअल फंड स्कीमों के लिए MF लाइट का प्रस्ताव किया है। अगले हफ्ते HDFC बैंक की तमाम सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। बैंक ने ग्राहकों को सूचित किया है कि 13 जुलाई को सिस्टम अपग्रेड एक्सरसाइज के कारण UPI, ATM, इंटरनेट बैंकिंग और अन्य बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी। बैंक ने कहा कि सिस्टम अपग्रेड से परफॉर्मेंस स्पीड बढ़ेगी, जिससे ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। अपग्रेडेशन के बाद हाई ट्रैफिक को मैनेज करने की क्षमता बढ़ेगी। बैंक ने अपने ग्राहकों को सलाह दी है कि वो बैंक से जुड़ी सभी जरूरी काम शनिवार से पहले निपटा लें। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। भारतीय रेलवे कोरोना काल में चलने वाली स्पेशल ट्रेनों के नंबर में बदलाव कर उन्हें फिर से आम ट्रेनों की तरह चलाने जा रहा है। रेलवे के इस कदम से इन ट्रेनों का किराया भी कम हो जाएगा। लखनऊ मंडल में 24 ऐसी ट्रेनें चल रही हैं जिनके नंबर 1 जुलाई से बदल गए हैं। यात्रियों को इन ट्रेनों में अब कम किराया देना होगा। लखनऊ, मुरादाबाद और अंबाला मंडल को मिलाकर कुल 119 ट्रेनों के नंबर बदल गए हैं। कोरोना महामारी में कई ट्रेनों के नंबर बदले गए थे और उन्हें स्पेशल ट्रेनों के तौर पर चलाया जा रहा था। ऐसी ट्रेनों के नंबर 0 से शुरू होते थे। इनका किराया भी अन्य ट्रेनों के मुकाबले ज्यादा था। टेलीकॉम कंपनियों के मोबाइल शुल्क में बढ़ोतरी करने से प्रति यूजर औसत राजस्व में 15% की वृद्धि होगी। केयर रेटिंग्स ने कहा है कि इससे वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनियों का परिचालन लाभ 20% से ज्यादा बढ़ जाएगा। 2.5 साल बाद टेलीकॉम कंपनियों ने मोबाइल शुल्क में 20% तक की बढ़ोतरी की है, जिससे वित्त वर्ष 2024-25 में इन कंपनियों के लाभ में 20 से 22% की बढ़ोतरी हो सकती है। एजेंसी ने इस कदम को टेलीकॉम सेक्टर के लिए सकारात्मक यानी पॉजिटिव बताया है। प्रति यूजर औसत राजस्व में प्रत्येक 1 रुपये की वृद्धि से उद्योग के लाभ में लगभग 1000 करोड़ रुपए जुड़ेंगे। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों में प्रीमियम रेजिडेंशियल अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज की कीमत 2024 की पहली छमाही में सालाना आधार पर करीब 53% तक बढ़ गई है। सबसे ज्यादा कीमत गुरुग्राम में बढ़ी है। इन सभी शहरों में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की कीमत रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की कंपैरिजन में 30% ज्यादा है। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 100 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। मॉर्गन स्टैनली ने अनुमान जताया है। तेल से लेकर टेलीकॉम सेक्टर में सक्रिय रिलायंस इंडस्ट्रीज के पिछले 3 दशकों में चलाए गए मोनेटाइजेशन राउंड में शेयरधारकों को 2-3 गुना मूल्य मिला। इस दौरान हर एक दशक में कंपनी का मार्केट कैप 60 अरब डॉलर से ज्यादा बढ़ा है। RIL इस सदी के अपने चौथे मोनेटाइजेशन राउंड में है। मोनेटाइजेशन 4.0 है। इससे कारोबार में तेजी, घरेलू मांग और कम प्रतिस्पर्धा से समर्थन मिल रहा है। यात्री वाहनों की थोक बिक्री जून में सालाना आधार पर मामूली 4% बढ़कर 3,40,000 इकाई रह गई। भीषण गर्मी की वजह से मांग सुस्त पड़ी है, जिसकी वजह से बिक्री की वृद्धि में नरमी आई है। मारुति सुजुकी की घरेलू बिक्री 3% बढ़कर 1,37,160 यूनिट रही। वर्तमान में देश भर में 37 से 38 दिनों का डीलर स्टॉक मौजूद है। कारों की तुलना में दोपहिया वाहनों की बिक्री में ज्यादा उछाल देखा गया। बजाज ऑटो की बिक्री जून महीने में 8% बढ़ी। सुजुकी मोटरसाइकिल की बिक्री में 13% का उछाल दर्ज किया गया। सरकार ने GST कलेक्शन के मासिक आंकड़े आधिकारिक रूप से देना रोक दिया है। जून महीने में GST कलेक्शन 8% बढ़कर 1.74 लाख करोड़ रुपए रहा। ये जून 2023 के संग्रह 1.61 लाख करोड़ रुपए से 8% ज्यादा है।
चालू वित्त वर्ष में अब तक सकल जीएसटी संग्रह 5.57 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इस साल अप्रैल में जीएसटी संग्रह 2.10 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छू गया था। सूत्रों ने बताया कि सरकार आगे कर संग्रह के संबंध में कोई बयान जारी नहीं करेगी। शेयर बाजारों में मंगलवार को मामूली गिरावट रही। बीएसई सेंसेक्स 35 अंक टूटकर बंद हुआ। शेयरों के अधिक भाव को लेकर चिंता बढ़ने से निवेशकों ने बाजार से दूरी बनाई। वहीं बैंक और टेलीकॉम कंपनियों के शेयरों में मुनाफा वसूली से बाजार नुकसान में रहा। कारोबार के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए थे, लेकिन मुनाफा वसूली शुरू होने के बाद गिरावट के साथ बंद हुए। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 34 अंक की गिरावट के साथ 79,441 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी 18 अंक की गिरावट के साथ 24,123 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में कोटक महिंद्रा बैंक, भारतीय एयरटेल, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, भारतीय स्टेट बैंक और टाइटन प्रमुख रूप से नुकसान में रहे। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को 1000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने और बड़े निवेश आकर्षित करने के लिए प्रदेश में विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम को लागू करने का फैसला किया है। इस अधिनियम को निर्माण अधिनियम नाम दिया गया है। इसके माध्यम से देश और दुनिया के बड़े बड़े निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित किया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से कारोबार सुगमता को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही आर्थिक विकास को गति मिलेगी, जिससे लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड आरटीए को डिफॉल्ट रूप से ईमेल के जरिए कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट भेजना होगा। बाजार नियामक सेबी ने इसे अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है। सेबी ने कहा है कि नया ढांचा 1 अप्रैल से लागू होगा। कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट एक संयुक्त अकाउंट डिटेल है, जिसमें 1 महीने के दौरान सभी म्यूचुअल फंड और डीमैट में निवेशकों के वित्तीय लेन देन यानी ट्रांजैक्शन का विवरण होता है। कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट को एनएसडीएल और सीडीएसएल की तरफ से निवेशकों को भेजा जाता है। ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फोर्स्क्राई की पेरेंट कंपनी ब्रेनब्रिज सॉल्यूशन लिमिटेड को आईपीओ से धन जुटाने के लिए बाजार नियामक सेबी से मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा 3 और कंपनियों सास प्लेटफॉर्म, यूनिकॉमर्स, ई सॉल्यूशन, गाला प्रिसिशन इंजीनियरिंग और इंटर आर्क बिल्डिंग प्रोडक्शन को भी आईपीओ के लिए हरी झंडी मिली है। इन कंपनियों ने जनवरी और मई के बीच सेबी के पास आईपीओ डॉक्यूमेंट सबमिट कराए थे। ब्रेनब्रिज सॉल्यूशंस के प्रस्तावित आईपीओ में 1816 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे। यूनिकॉमर्स का आईपीओ पूरी तरह से बिक्री पेशकश पर आधारित होगा। तो मनी टाइम में ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दे दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।